हेलो, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? हम पिछले कुछ दिनों से क्लास 12 की केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पी ब्लॉक लेसन के बारे में आपको बताया जा रहा है। पिछली लास्ट क्लास में हमने फास्फोरस के जितने स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके बारे में देखा था। हाइपोफास्फोरस, पायरोफास्फोरस, उनकी संरचनाओं को बना करके देखा था और उसका वर्णन समझाया था। आज हम उसके अभिलाक्षणिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इस क्लास को पढ़ाने से पहले यदि आपको ये क्लास अच्छी लगती है, मेरे द्वारा पढ़ाई गई क्लास, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। फास्फोरस के अभिलाक्षणिक गुण। अभिलाक्षणिक गुण। पहला इसका पॉइंट आएगा, फास्फोरस की संरचना चतुष्फलकीय होती है। फलकीय होती है। फास्फोरस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था कि यह P4 के रूप में रहता है और P4 के रूप में इसका स्ट्रक्चर होता है, और साथ ही इसमें जो POH ऑक्सो अम्लों के बारे में बताया था। इसमें जो स्थित POH अम्ल है उनकी संख्या इसकी क्षारकता का निर्धारण करती है। POH अम्लों की संख्या इसकी क्षारकता का निर्धारण करती है। हमने ऑक्सो अम्लों के बारे में पढ़ा था कि वह अम्ल जिसमें कोई एक तत्व ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है और अन्य तत्व होता है तो वह उसको ऑक्सो अम्ल कहलाता है। तो इसमें जो POH अम्लों की जितनी भी संख्या है या जो समूह की संख्या है वह उसकी क्षारकता का निर्धारण भी करती है। इसमें आप अम्लों की जगह इसके समूह की भी लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड, इसमें POOP या POOH बंध पाए जाते हैं। बंध पाए जाते हैं। इसमें POOP या POOH बंध उपस्थित होते हैं या बंध पाए जाते हैं। और फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्था, चौथा पॉइंट, ऑक्सीकरण अवस्था +3 हो तो उनमें प्रबल असमानुपातीकरण की अवस्था पाई जाती है या प्रबल असमानुपातीकरण का गुण पाया जाता है। देखें, फास्फोरस की जो ऑक्सीडेशन स्टेट में आपको बताया था कि जिसकी +3 हो तो क्या बनाएगा, तो +5 हो तो क्या बनाएगा। यदि +3 हो तो उसमें ऑक्सीकरण की जो प्रवृत्ति है, प्रबल असमानुपातीकरण की जो स्थिति है वह प्रबल पाई जाती है। इनमें जो पीएच बंध होते हैं, लास्ट गुण देखें, इसमें स्थित पीएच बंध
प्रबल अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। इसमें स्थित पीएच बंध प्रबल अपचायक गुण प्रदर्शित करते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर लो। फास्फोरस का विलक्षण गुण, फास्फोरस की संरचना चतुष्फल की होती है, टेट्राहेड्रल होती है। पीओएच अम्लों की या समूह की संख्या इसकी क्षारकता का निर्धारण करती है। इसमें पीओओपी, जैसे कि आपको पता हो वो पी डबल बॉन्ड हो था, उसको हम इसको पीओओ बंध भी लिख सकते हैं। पीओओपी या पीओएच बंध भी पाए जाते हैं। फास्फोरस की ऑक्सीजन अवस्था यदि +3 हो तो उसमें प्रबल असमानुद्रण की अवस्था पाई जाती है और इसमें स्थित पीएच बंध प्रबल अपचायक का गुण प्रदर्शित करते हैं। आप इसको नोट कर लें। फास्फोरस के अभिलाक्षणिक गुण, इस प्रकार से यह फास्फोरस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम ऑक्सीजन फैमिली के बारे में। ऑक्सीजन परिवार, या इसको क्या कहते हैं, वर्ग 16 के तत्व, या इसको क्या कहते हैं, कैल्कोजन तत्व। बोर्ड के जो 2017-18 का जो पेपर हुआ था उसमें 1 नंबर का प्रश्न आया था कि कैल्कोजन तत्व किसे कहते हैं, उनके नाम लिखो। तो कैल्कोजन तत्व ऑक्सीजन फैमिली को कहते हैं। अब देखें इनके बारे में वर्णन करते हैं। पहले ही हम इसको पी ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। 13 से लगा के 18 तक के जो तत्व हैं, वर्ग के जो तत्व हैं, वह पी ब्लॉक में आते हैं। और हमने इसके पहले वर्ग 15 में नाइट्रोजन फैमिली के बारे में पढ़ा था। वर्ग 16 में हम उसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। इसको ऑक्सीजन फैमिली कहने के पीछे नाम क्या है? वर्ग 16 में तत्व तो बहुत सारे हैं, लेकिन उसको ऑक्सीजन फैमिली क्यों कहते हैं? जिस प्रकार से वर्ग 15 में नाइट्रोजन प्रमुख है, वैसे के वैसे वर्ग 16 में ऑक्सीजन प्रमुखता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली कहते हैं। देखें इसकी ट्रिक देखें। ओल्ड स्टाइल से टीपो, जैसे कि वर्ग 15 में आपको बताया था नाना, पापा, असलम, सब बीमार, वैसे वैसे इसमें आपको ट्रिक जो रखनी है वो रखनी है ओल्ड स्टाइल से टीपो। क्या याद रखनी है? ओल्ड स्टाइल से टीपो। या फिर इसको हम प्रतीक नाम दे दें। यहाँ पे प्रतीक लिख दिए हैं, यहाँ पे हम तत्व का नाम लिख देंगे। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब दूसरा सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है। यदि हमको
पूरी आवर्त सारणी याद है, अच्छी बात है। नहीं याद है तो हमको ऑक्सीजन का याद रखना जरूरी है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8 नंबर पे इसका परमाणु क्रमांक आता है। यह 8 नंबर पे आ रहा है। और इसके बाद इसके अगले परमाणु क्रमांक हमको याद नहीं है, तो आपको मैजिक ट्रिक नंबर मैंने बताया था। क्या था मैजिक ट्रिक नंबर? देखें यहाँ पे 8, 18, 18, 32। क्या करना है इस मैजिक ट्रिक का? इसमें जोड़ते जाओ। सबसे पहले इस 8 में ये 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16। 16 में आप 18 जोड़ोगे, 16 और 8 24, 24 और 34 और इसमें आएगा 52 और इसमें आएगा 80। इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक होगा 8, 16, 34, 52 और 84। तो ओल्ड स्टाइल से डिपो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। अब बात करें इनकी प्रकृति, तो प्रकृति के बारे में देखें। ये दोनों तो हो गए अधातु, ये दोनों हो गए उपधातु, ये हो गया धातु। नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमको सिर्फ ऑक्सीजन का याद होना चाहिए। ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है, 1s2, 2s2, 2p4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? देखें जरा, 2s2, 2p4। ओके, फिर से बता दूं, 1s2, 2s2, 2p4। हम बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा उसको ही लिखें। इसका 2s2, 2p4, इसका हो जाएगा 3s2, 3p4, इसका हो जाएगा 4s2, 4p4, इसका 5s2, 5p4, इसका 6s2, 6p4। कुछ नहीं करना है, इसका सिर्फ बाह्यतम में 2, 3, 4, 5, 6। हेनरी मोजले ने हमारे लिए सुविधा कर रखी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जो अलग अलग बांटा है, तो बच्चों को याद नहीं रही होगा, उनको एक क्रम में जमा रखा है। ठीक है, तो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गए। तो इससे क्या बात निकल के सामने आई? इससे ये बात निकल के सामने आई, इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो किस प्रकार का है? NS2Np4 प्रकार। किस प्रकार का है? NS2Np4। वापिस रिपीट करते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। तत्व क्रमांक 8, 16, 34, 52, 84, 2s2, 2p4, 3s2, 3p4, 4s2, 4p4, 5s2, 5p4 और 6s2, 6p4। अब देखें प्रकृति में इनकी उपस्थिति क्या है, किस स्थिति में यह पाए जाते हैं। तो प्रकृति में इनकी उपस्थिति की बात करें तो ऑक्सीजन के बारे में सामान्य कहा गया है कि वायु में तो यह कितनी है? 21% के लगभग, और भूपर्पटी में 46.6%। भूपर्पटी मतलब जमीन। सल्फर की बात करें तो यह भूपर्पटी में 0.03% से लगा के 0.1% तक है, और यह किस रूप में है? यह है ज्वालामुखी के रूप में।
यह प्रश्न आ सकता है किस प्रकार से कि भाई सल्फर प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, तो यह किस रूप में पाया जाता है, ज्वालामुखी के लावा के रूप में। सेलेनियम और टेल्यूरियम के बारे में देखें दोनों के लिए कि यह प्रकृति में सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड अयस्कों के रूप में। और पोलोनियम किस प्रकार का तत्व है, रेडियो एक्टिव तत्व है। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि पोलोनियम रेडियो एक्टिव तत्व है, तो सर रेडियो एक्टिव तत्व किसको कहते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व वह तत्व हैं जिनसे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं और जो नाभिकीय अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। जैसे कि आपको पता हो यूरेनियम एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, नाभिकीय अभिक्रियाओं में वो भाग लेता है, तो ये इनकी प्रकृति में उपस्थिति है। तो हमने इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे इसके ऑक्सीकरण अंग के बारे में। संयोजकता वाला जो मैटर है वो आपको मैंने पहले समझा दिया था वर्ग 15 वाले में। अब वर्ग 16 आते ही हमारे दिमाग में क्या होना चाहिए, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। तो आपको देखें इसके बाह्यतम कोश में NH2 NP6 NP4 प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो एक इसकी अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी या इसकी न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी। तो आप देखें इन दोनों को ऐड कर दें 2 और 4 को, तो ये होता है 6। अब अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी हो तो कैसे करेंगे, 6 माइनस 8 कर दो -2, 6 माइनस 8 कर दो तो -2 हो गया। तो अधिकतम कितनी होगी, 6 होगी, न्यूनतम -2 होगी। मतलब कैसे करोगे आप, एक बार वापस समझा देता हूँ। 2 और 4 6 हो गए और n-8 का फॉर्मूला है, 6 में से 8 जाएंगे तो कितने रहेंगे, -2। जो -2 आएगा वह इसकी न्यूनतम रहेगी और अधिकतम कितनी होगी, 6 होगी। तो अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, 6, न्यूनतम -2। मतलब वर्ग 16 के लिए एक बात हमारे दिमाग में आई कि इसकी ऑक्सीकरण अवस्था -2 to 6 होगी, ना तो -3 होगी न ही 7 होगी। अब प्रत्येक के लिए अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। स्पेशल ऑक्सीजन के लिए देखते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है। तो आपको पहले भी बताया था -2, -1, 1 और 2। ऊपर से नीचे जाने पर, इस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होती है तो स्वाभाविक है इसका जो जेड इफेक्ट है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, उसमें भी कमी होगी। ठीक है, -2 to 2 होगी। अब जब जैसे जैसे हम मतलब नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पर इसके आकार में ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम में आकार में वृद्धि होने से इसकी ऑक्सीकरण अवस्था के मान में भी परिवर्तन होता रहता है। और वह किस प्रकार से होगा, इसकी -2 होगी, 2 होगी, 4 होगी और 6 होगी। इसकी -2, 2,
4 और 6, -2, 2, 4 और 6, और इसकी 2 और 4 होगी। आपको शायद पता हो, इसको बताने से पहले, कि आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा यहाँ पे 6 क्यों नहीं है। तो वर्ग 15 के जो तत्व थे उसमें हमने पढ़ा था, नाना पापा असलम सब बीमार में बिस्मत जो था उसके अंदर इनर्ट इफेक्ट लगता है, अक्रिय युग्म प्रभाव लगता है, उसके कारण वह 6 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे यही कारण होगा, क्या प्रभाव होगा? अक्रिय युग्म प्रभाव। प्रश्न आ सकता है कि पोलोनियम +6 ऑक्सीकरण अवस्था क्यों नहीं दर्शाता है? आंसर क्या देंगे? पोलोनियम +6 ऑक्सीकरण अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण +6 ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है। अब हमने ऑक्सीकरण निकाला, उसके बाद इसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके बारे में देखेंगे कि इसकी परमाणु त्रिज्या, आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन लब्ध ऊर्जा, क्वथनांक और गलनांक किस प्रकार से है। इसको पढ़ने से पहले 3 चीज़ें हमारे दिमाग में होनी आवश्यक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो 3 चीज़ें हैं वो देखें। एक तो ऊपर से नीचे जाने पर आकार में वृद्धि होती है। ऑक्सीजन आकार में सबसे छोटा होता है, पोलोनियम सबसे आकार में बड़ा होता है। दूसरा, आकार में वृद्धि, कोशों में वृद्धि, और जेड इफेक्ट जो है, जेड इफेक्ट परमाणु त्रिज्या के प्रोपोर्शनल होता है। जितना जेड इफेक्ट बढ़ेगा उतना परमाणु त्रिज्या कम होगी, और जितनी परमाणविक त्रिज्या बढ़ेगी उतना जेड इफेक्ट कम होगा। तो आप इस चीज को नोट रखें। वर्ग 16 में कि ऊपर से नीचे जाने पर इसके आकार में वृद्धि होती है, कोशों में वृद्धि होती है, उसके जेड इफेक्ट में भी प्रभाव पड़ता है। अब जब आकार में वृद्धि हो रही है और कोशों में वृद्धि हो रही है तो स्वाभाविक है परमाणु त्रिज्या भी ऊपर से नीचे की ओर जाने पर बढ़ेगी। ऑक्सीजन से लगा करके पोलोनियम तक जब भी हम जाएंगे तो इसके परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होगी। तो देखें, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ऊपर से नीचे जाने पर वृद्धि। आयनन ऊर्जा के मान में देखें, आकार में वृद्धि, कोशों में वृद्धि और जेड इफेक्ट के कारण इसकी जो आयनन ऊर्जा है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कमी महसूस होती है। जस्ट परमाणविक त्रिज्या के ऑपोजिट्स होता है। तो इसको इस प्रकार से शो करेंगे। विद्युत ऋणात्मकता की बात की जाए तो विद्युत ऋणात्मकता में यहाँ लिखेंगे कमी, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर। इसमें विद्युत ऋणात्मकता जो है वह ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कम होती है। तो हमने 3 चीजें देखी, परमाणविक त्रिज्या, आयनन ऊर्जा
विद्युत ऋणात्मकता। परमाणुविक त्रिज्या उसके मुख्य नाभिक से उसके बीच की जो दूरी है वह परमाणुविक त्रिज्या कहलाती है। आयनन ऊर्जा किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है उसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऋणात्मकता जब यह किसी और तत्व से एकल सहसंयोजक बंध में उपस्थित हो तो अपनी और इलेक्ट्रॉनों को खींचने की जो इसका जो पावर होता है उसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता से प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि जो ऊर्जा है उसके बारे में देखेंगे। उसका क्रम कुछ इस प्रकार से होता है। अब हमारे मन में ये बात आ सकती है कि सर सभी जो क्रम है वह ऑक्सीजन से लेकर के पोलोनियम तक हैं, इसमें सल्फर है वह ऑक्सीजन से पहले किस प्रकार से शो हो रहा है। तो इसका एकमात्र जवाब है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि वर्ग 16 में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि जो एनर्जी है उसमें सल्फर का क्रम ऑक्सीजन से ऊपर किस प्रकार से आ सकता है। तो एकमात्र इसका जो कारण लिखेंगे वो है इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण प्रभाव के कारण सल्फर है वह ऑक्सीजन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी उत्सर्जित करता है, इसलिए सल्फर ऑक्सीजन से पहले आएगा, बाकी जो क्रम है वह उस प्रकार से ही चलेगा। मतलब इसमें भी कमी शो होती है। ठीक है, तो देखें इलेक्ट्रॉन लब्धि जो ऊर्जा है उसमें ऊपर से नीचे की ओर जाने पर सल्फर ऑक्सीजन और उसके बाद जो है सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम का क्रम इस प्रकार से होता है। और लास्ट गलनांक में आप देखेंगे, गलनांक और क्वथनांक में इनका जो क्रम है ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वृद्धि होती है। और इसका कारण क्या है? तो ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। धात्विक गुणों में वृद्धि होने के कारण तो देख ले, ये परमाणुविक त्रिज्या या वर्ग 16 के बारे में आज हमने देखा। परमाणुविक त्रिज्या ऊपर से नीचे की जाने पर वृद्धि होती है, आयनन ऊर्जा में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कमी होती है, विद्युत ऋणात्मकता में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कमी होती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कमी होती है, लेकिन सल्फर है वह ऑक्सीजन से अधिक इलेक्ट्रॉन लब्धि ऊर्जा प्रदर्शित करता है। और क्वथनांक और गलनांक में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर वृद्धि होती है, और इसका एकमात्र कारण है धात्विक गुणों में वृद्धि होने के कारण। यहाँ आज हमने वर्ग 16 के बारे में पढ़ा। और यह क्लास आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो लिंक दे रखा है उसे आप मैथ्स भी, पटवार और रेट के लिए पढ़ सकते हैं। थैंक यू। ओके।